हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये इसमें आपका बीपीएससी टीआरई का 1.0 का क्वेश्चन आएगा, टीआरई 2.0 का क्वेश्चन, 3.0 और जो 3.0 का पेपर कैंसिल हो चुका था वो भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है, और जो री एग्जामिनेशन हुआ था वो भी क्वेश्चन इंक्लूड है। तो आज हम देखने वाले हैं आपका ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहेगा, और ये जो है आपका मेन पेपर और आपका जो जनरल पेपर में ज्योग्राफी पूछता है वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड और सौरमंडल से हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, तो अधिकतम दूरी को अपसौर्य बोलते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर्य बोलते हैं। इनकी स्थिति कब बनती है इसे भी ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है अपसौर्य और उपसौर्य में। तो ध्यान रखिएगा कि अधिकतम दूरी को आप एपीहीलियन बोलते हैं और न्यूनतम दूरी को हम पेरिहीलियन बोलते हैं। स्थिति इनकी कब बनती है, तो जब हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है, तो ये दिन होता है आपका 4 जुलाई। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और जब पृथ्वी हमारी सूर्य से नज़दीक रहती है उसे हम उपसौर्य बोलते हैं। ये स्थिति बनती है आपका 3 जनवरी को, से भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। बोल रहा है कि पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य जो है अधिकतम दूरी को हम उपसौर्य कहते हैं, जैसा कि आपने ऊपर देखा। और बोल रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करती है, जिसके कारण वर्ष में सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है, यानी कि पूछा है कि कौन सा बड़ा ग्रह नहीं है। तो आपका मंगल जो है वो बड़ा ग्रह नहीं है, और आपका बृहस्पति और शनि ये बड़े ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं। देखते हैं नीचे पूछ रहा है कि एक मिनट, सौरमंडल के आकार जो पूछ रहा है बड़े से छोटे क्रम के आधार पे, तो आपका बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह आ जाता है। उसके बाद शनि, अरूण, वरुण, ये जो आपके बड़े ग्रह में आ जाते हैं। उसके बाद आपके ग्रह आते हैं। मंगल की बात करते हैं तो ये आकार में आपका 7वें स्थान पे आता है, जो केवल बुध ग्रह से बड़ा है, यानी कि बुध ग्रह जो आपका बुध ग्रह है वो 8वें स्थान पे आता है। मंगल की बात करते हैं तो वो 7वें स्थान पे आता है। और वही पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो आकार में आपका 5वें स्थान पे आता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। बुध जो है आकार में तो 8वें स्थान पे। अगर सूर्य से दूरी की बात करते हैं, अगर हम सूर्य से दूरी की बात करते हैं तो बुध जो है आपका पहले स्थान पे आता है, और पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी जो है आपका 3रे स्थान पे आती है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी से क्वेश्चन बनता है। पृथ्वी को याद रखिएगा कि सूर्य से दूरी के हिसाब से 3रे स्थान पे है और आकार में 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा के सदृश ग्रह कौन सा है, यानी कि चंद्रमा के जैसा कौन सा ग्रह है। तो चंद्रमा के जैसा जो है आपका वो है बुध ग्रह, यानी कि चंद्रमा के जैसा दिखने वाला ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। क्यों है, तो ग्रहों में मात्र बुध और शुक्र को दिखने वाली कलाएं होती हैं। इसी प्रकार कलाएं चंद्रमा में भी पाई जाती हैं, अर्थात इसीलिए जो है चंद्रमा बुध के जैसा दिखाई देता है। आपने एनसीईआरटी के बुक में देखा होगा कि चंद्रमा की अलग अलग कलाओं के बारे में दिया है। वैसे वैसे कलाएं आपको बुध और शुक्र में भी दिखने को मिलती हैं। तो अगर शुक्र का भी ऑप्शन रहता तो आप इसमें ऑप्शन डी का यूज करते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य है एक। सूर्य क्या है, तो सूर्य आपका एक पीला तारा है। पीला तारा कैसे है, तो सूर्य एक पीला तारा है। सूर्य के पीला दिखने के पीछे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी ये फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, को बताया गया है। तो सूर्य पीला क्यों दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य पीला दिखाई देता है। देखते हैं, हम जानते हैं, 1 मिनट, बोल रहा है कि हम जानते हैं कि सूर्य से आने वाली किरणों के बारे में बात करते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें जो 7 अलग अलग रंग की होती हैं। वायुमंडल से गुजरने से कुछ किरणें चारों ओर वायुमंडल में बिखर जाती हैं। इसे ध्यान रखिएगा कि जो सूर्य से प्रकाश आती हैं किरणें वो 7 अलग अलग रंग में आती हैं। तो जब वो वायुमंडल से गुजरती हैं तो किरणें जो है वायुमंडल में जो है पूरे चारों तरफ बिखर जाती हैं।
सूर्य पूछ रहा है जिसे सूर्य और उसकी रोशनी हमें पीली दिखाई देती है और सूर्य को पीला तारा समझा जाता है। बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जो सूर्य का प्रकाश धरती पे पहुंचता है वो किस कलर का होता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है। तो जो है वो सफ़ेद कलर का होता है। बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि सफ़ेद कलर का क्यों, तो वो सफ़ेद कलर का होता है। वो वायुमंडल में आने के बाद जो है रंग बिखर जाती हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो ब्रह्मांड में पल्सर जो है घूमते हुए तारे के न्यूट्रॉन, मतलब घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं। देखिए कैसे बोल रहा है कि ब्रह्मांड में पल्सर घूमते हुए तारे हैं। कौन न्यूट्रॉन क्या है, तारे हैं जो 1.44 की बात कर रहा है। ये द्रव्यमान सीमा को चंद्रशेखर जी ने सीमा बताया था कि इतना द्रव्यमान को, जो 1.44 द्रव्यमान है वो उसको हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर जो, इससे अधिक यदि 1.44 द्रव्यमान से अधिक ऊपर तारे जाते हैं तो क्या होता है, तो इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक छोड़ के बाहर चले जाते हैं तथा क्या बच जाते हैं, तो न्यूट्रॉन बच जाते हैं। तो ये चंद्रशेखर जी ने 1.44 जो द्रव्यमान सीमा बताई थी, यदि उससे ऊपर तारे जाते हैं तो क्या होता है, अत्यधिक वेग के कारण वो नाभिक छोड़कर बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे बच जाता है सिर्फ न्यूट्रॉन। इसी अवस्था को हम न्यूट्रॉन या पल्सर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन तारे भी असीमित समय पर सिकुड़ता चला जाता है। मतलब जैसे जैसे समय बीतता है वो सिकुड़ता चला जाता है। अर्थात जो है, अर्थात न्यूट्रॉन अर्थात सॉरी तारा भी है, पूछ रहा है कि तारा, न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय पर सिकुड़ता हुआ चला जाता है। अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक बिंदु पे संकेंद्रित हो जाता है। मतलब बहुत समय के होते हुए वो सिकुड़ता चला जाता है। न्यूट्रॉन तारा भी काफ़ी समय बीतते बीतते वो सिकुड़ता हुआ चला जाता है। अर्थात तारे में अत्यधिक परिमाण और द्रव्यमान से अंततः वो एक बिंदु पे संकेंद्रित हो जाता है, एक बिंदु पे इकट्ठा हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव मुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल कहते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। यानी कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो पृथ्वी के समान है, तो वो है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को जो है वो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। आकार और समानता के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है कि सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो वो है शुक्र ग्रह को। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाई ऑक्साइड की जो उपस्थिति होती है वो 90 से 95% होती है। इसीलिए इसे तपता हुआ ग्रह भी बोला जाता है। शुक्र और बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी कि शुक्र और बुध के पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। यानी कि यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। यानी कि ग्रहों की बात करते हैं तो नॉर्मली आपका पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन आपका शुक्र और अरुण ग्रह की बात करते हैं यूरेनस की, तो ये दोनों जो है वो सूर्य की बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे। देख लेते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT से भारतीय मानक समय जो है वो कितना आगे है। इसका मतलब है कि 5.5 घंटा आगे है। कैसे आगे है, जैसे कि हम जो ग्रीनविच से हमारी ये लाइन जाती है, ग्रीनविच से ये जो 0 डिग्री देशांतर लाइन जाती है, उससे हमारा ये भारत का समय जो है वो 82.5 डिग्री आगे है। कहाँ पे, पूर्वी देशांतर में 82.5 डिग्री आगे है। तो यदि हम ये ग्रीनविच लाइन को 0 डिग्री मानते हैं और इधर जो है हम हमारा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लाइन गई है जो हमारी भारत मानक समय है, तो ये 5.5 घंटा आगे कैसे। तो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमारा ज्योग्राफी में जो है 15 डिग्री का 1 घंटा होता है। कितना होता है, 15 डिग्री का जो है हमारा 1 घंटा होता है। तो कितना बोला है, 82 डिग्री, 82 डिग्री बोला है। तो डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, इसे आप निकाल भी सकते हैं कि 15 डिग्री का 1 घंटा होता है तो 75 का कितना होगा, 75 का आप 15 × 5 = 75 यानी कि 5 घंटा हो गया।
और हमारा 82.5 डिग्री है, तो 75 उसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 7.5 डिग्री बच जाएगा। तो 7.5 डिग्री अगर हमारा बचता है तो ये कितना होगा? 5 घंटे तो ये हो गया आपका। और अगर 15 डिग्री का 1 घंटा होता है तो 7.5 डिग्री का कितना होगा? आधा घंटा होगा। इसी वजह से ही जो है 5.5 घंटा आगे। आप इसे निकाल भी सकते हैं, अगर कॉपी पेन रहता तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता। चलिए आगे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, यानी कि विषुवतीय व्यास जो है वो ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है। तो आपका ये जो विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है। और इसकी बात करते हैं ध्रुवीय व्यास की, तो ये 12,713 या फिर 14 किलोमीटर के। आपसे 13 भी पूछ सकता है, 14 भी, या 12,713 भी बोल सकता है और 14 भी बोल सकता है। यदि 13 बोलेगा 12,713 बोलता है तो आपको इन दोनों में अगर डिफरेंस करेंगे तो आपका अंतर 43 आएगा, ठीक है। और यदि 14 बोलता है यहाँ पे तो आप अंतर करेंगे तो 42 आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन देगा, या तो 13 देगा या तो 12। तो अभी आपका कितना बोला है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। क्योंकि ये क्या माना है, 12,756 में से आपका माइनस किया है, 12,713 को माइनस किया है। 14 भी यहाँ पे आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे यही दिया है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास जो है लगभग 12,756 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,713 या फिर 14 भी दे सकता है। अतः स्पष्ट है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है हमारा कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, यानी कि 1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो वो आपका 179 है रेखाएं। और उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखते हैं कि ग्लोब या मानचित्र पर भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती हैं वो रेखाएं कहलाती हैं। क्या कह रहा है, जैसे ये हमारा रही पृथ्वी, ठीक है, इसके बीच से गई हमारी 0 डिग्री लाइन जाती है। तो ये हम पृथ्वी के केंद्र से जो ना ऐसे लाइन 1 डिग्री के अंतराल पे खींची जाती है उसे हम अक्षांश कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और दोनों ये कोणों को मिलाने वाली लाइन को जो है हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन। ये जो हमारी केंद्र से जो लाइन खींची गई है 1 डिग्री के अंतराल पे, वो कितनी है? तो वो है आपकी इसे हम अक्षांश बोलते हैं। और जैसे ही हम ये दोनों कोणों को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं तो इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। तो जब अक्षांश रेखा पूछता है तो ये जो आपका उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है इसे नहीं जोड़ा जाता है। क्योंकि अगर आप लाइन खींचते हैं, जैसे ये आप ऊपर चले, ठीक है, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे मिलाने के लिए आपको 2 लाइन की आवश्यकता पड़ती है। रेखा को मिलाने के लिए आपको 2 कोणों की आवश्यकता पड़ती है। और जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे एक ही लाइन है, इसके वजह से इसको मिलाने के लिए एक और लाइन की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए क्या इसे नहीं जोड़ा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो है हम रेखा में काउंट नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाता है। अगर रेखा बोले तो आपको 179 बोलना है, और यदि बस अक्षांश बोले, रेखा नहीं बोले, तो आपको 181 बोलना है, यानी कि 181 होगा। और रेखा बोल दे तो 179। इसमें बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है कि 1 डिग्री के अंतराल पे इन रेखाओं की उत्तरी गोलार्ध में कुल संख्या जो है आपका 89 है। ऐसे तो रहना चाहिए आपका 90, ठीक है, लेकिन क्यों 90 नहीं है? क्योंकि ऊपर वाले हिस्सा को, जो उत्तरी ध्रुव है, उसको ऊपर छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? कि ये संख्या की बात किया है, कितना संख्या की बात किया है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार जो है दक्षिणी गोलार्ध में ग्लोब पे कुल संख्या जो 89 है, और इसी प्रकार ग्लोब पे 1 डिग्री के अंतराल पे कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो 179 है। किसको लेके? ये जो बीच वाली लाइन को लेके जो है वो 179 है। इसे मत छोड़ दीजिएगा क्योंकि इसे भी काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू जो कि भूटान की राजधानी है का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे का समय हो रहा है। यानी कि ग्रीनविच में कितना टाइम हो रहा है? तो ग्रीनविच में आपका दोपहर 12 बज रहा है। यहाँ पे यदि दोपहर के कितने टाइम हो रहे हैं? 12 बज रहे हैं। तो आपका 90 डिग्री पूर्वी देशांतर बोला है। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका 15 डिग्री जो है का 1 घंटा होता है, तो 90 डिग्री का कितना होगा?
तो अगर 15 डिग्री का 1 घंटा होता है तो 15×6 = 90, यानी कि 6 घंटा होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा 6 PM होगा आपका, क्योंकि अगर पूर्वी देशांतर बोले तो समय को हम, अगर ये ग्रीनविच लाइन है, ठीक है, अगर हम इस साइड जाते हैं पूर्व की तरफ तो हम समय को ऐड करते हैं, और हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हम समय को माइनस करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम 90 डिग्री पूर्वी देशांतर में जा रहे हैं तो हम समय को क्या ऐड करेंगे, और ध्यान रखिएगा 12 बज रहा है तो फिर 6 घंटा हम उसमें जोड़ेंगे तो शाम को 6 PM होगा। AM मत मार दीजिएगा, देखिए ऑप्शन में दिया है, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कन्फ्यूजन में रहता है कि AM मारे कि PM, तो इसे आप इसे ध्यान रख लेंगे। पूर्वी देशांतर बोला है कि पश्चिमी देशांतर, तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंधीय में आता है। तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र देख लेते हैं। देखिए जैसे आपका ये हुआ पृथ्वी, यहाँ पे आपकी इक्वेटर लाइन हो जाती है, ये आपका 23.5 डिग्री की बात करते हैं तो आपका ये कर्क रेखा हो जाती है, और 23.5 डिग्री नीचे बात करते हैं तो ये आपकी मकर रेखा हो जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है 66.5 डिग्री होता है, इसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और ये ऊपर जो पोल है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और आपका यहाँ से 66.5 डिग्री जो लाइन है उसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, और ये नीचे वाला जो क्षेत्र होता है हम उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो अब समझते हैं कि ये जो हमारा ये वाला क्षेत्र जो है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र में पाया जाता है, हम उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और 66.5 डिग्री से लेके आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र को जो है हम शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और 66.5 डिग्री से लेके उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र को हम शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। यही पूछा है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और उत्तरी ध्रुव के बीच को क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तो शीतकटिबंधीय, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, पूछ रहा है कि दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, बिल्कुल गलत है। 23.5 डिग्री यहाँ हुआ, और 66.5 डिग्री के बीच में हम शीतोष्ण बोलते हैं, ना कि शीतकटिबंधीय, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यानी कि अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र को हम कहते हैं शीतकटिबंधीय। ध्यान दीजिए, ये जो आपका 66.5 डिग्री है, इससे लेके दक्षिणी ध्रुव वृत्त के क्षेत्र को हम शीतकटिबंधीय, तो ये ऊपर वाला क्षेत्र शीतकटिबंधीय हो गया, और नीचे वाला, यही क्वेश्चन में पूछा, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है, इसे ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप इसे एक बार मैप को बना के ऐसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन, देख लेते हैं इसका, कि शीतकटिबंधीय पेटी का विस्तार जो है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में होता है, जैसा कि ऊपर बताया गया। इसमें टैगा, टुंड्रा और हिमाच्छादित प्रदेश आते हैं। शीतकटिबंधीय क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है, और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और आर्कटिक वृत्त के बीच स्थित है, जैसा कि आपको मैप के माध्यम से समझाया गया। भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण इन क्षेत्रों में केवल सूर्य की किरणें जो है तिरछे पहुंच पाती हैं। कि इन क्षेत्रों में शीतकटिबंधीय क्षेत्र क्यों बोला जाता है, कि इनपे जो है सूर्य का प्रकाश जो है तिरछा पड़ता है, प्रॉपर नहीं पड़ पाता, इसीलिए इसे शीतकटिबंधीय। और सीधा कहाँ पे पड़ता है, उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में, इसे गर्मी भी वहाँ पे ज़्यादा होती है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा। फिर से देखिए, पूर्व बोला है तो इसे ध्यान दीजिएगा। यदि ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री का मैंने बताया डायरेक्ट आपको 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री का कितना होगा, 2 घंटा, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो क्या हो रहा होगा, दोपहर के 2 बज रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, समय को हम ऐड करेंगे। देख लेते हैं, ग्रीनविच देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा वो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। यह पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों को जोड़ती हुई लंदन के पास में स्थित ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ग्रीनविच देशांतर से 1 डिग्री पूर्व बढ़ने पे 4 मिनट का समय में वृद्धि तथा 1 डिग्री पश्चिम बढ़ने में 4 मिनट की कमी होती है, ध्यान रखिएगा। हम जैसे 15 डिग्री का बोले आपसे कि 1 घंटा होता है,
तो आप इसे जोड़ लीजिएगा। जैसे 1 डिग्री का आपका 4 मिनट होता है, तो 15 डिग्री का कितना हुआ आपका 60 मिनट हुआ। इसे हम 1 घंटा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं विश्व के महाद्वीप, देश एवं राजधानी सीमाओं के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं, पूछ रहा है कि तेहरान किस पर्वत पे स्थित है। तो तेहरान जो है आपका एलबुर्ज पर्वत पे स्थित है। कैसे स्थित है आप एक बार इसे भी समझ। देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे कि ये वाला क्षेत्र जो है, मतलब मान लीजिए ये वाला क्षेत्र है लद्दाख वाला, तो उसके ऊपर जो है पामीर का पठार है, ठीक है। तो पामीर के पठार से जो है वो नीचे के साइड से आपका जो है वो सुलेमान की पहाड़ी इसे कहते हैं। फिर उसके साइड में जो है आपका किरथर की पहाड़ी आ जाती है, जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ती है। फिर उसके बाद जो है आपका मकरान की पहाड़ी आती है। फिर उसके बाद वाले क्षेत्र को हम जाग्रोस की पर्वत श्रेणी कहते हैं। और यहाँ पे अर्मेनिया की गांठ जो है वो जाके मिलती है, ठीक है। अर्मेनिया की गांठ में इधर जाग्रोस पर्वत जो है वो जाके मिल जाती है। फिर पामीर के पठार से इधर वाले क्षेत्र में जो है आपका हिंदू कोस पर्वत होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है एलबुर्ज पर्वत, ठीक है। और ये भी आर्मेनिया के गांठ में जाके मिल जाता है। तो यहीं पे आपका ना, यहीं पे ईरान की राजधानी जो है आपकी तेहरान है, तो इसे ध्यान रखिएगा, यहीं पे स्थित है। तो कहाँ पे ये पूछा है कि तेहरान किस पर्वत पे स्थित है, तो आपका एलबुर्ज पर्वत पे स्थित है। यहाँ पे रहा तेहरान और ये रहा आपका एलबुर्ज पर्वत। ये आपको मैप के माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश किए हैं। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो बोल रहा है कि तेहरान जो है ईरान की राजधानी शहर है, जहाँ पे 14 मिलियन लोगों की आबादी वाला यह एक विशाल एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला के तल के नीचे स्थित है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया बना के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बोल रहा है कि घाना तट पे सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। ये अभिकथन दिया है तो ये सही है। किसी समय में महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक संयुक्त थे, ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। कि घाना तट पे सोने के समृद्ध प्लेजर जमाव पाए जाते हैं। ये घाना जो तट है ना, वो अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जो पश्चिम साइड अफ्रीका में पड़ता है आपका। इसे स्वर्ण तट रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो है आपके सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं। और वही ब्राजील की बात करते हैं तो सोने की सिराएं पाई जाती हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि किसी समय जो महाद्वीप है वो अटलांटिक तट के साथ एक साथ जुड़े हुए थे। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपका ये पूछा है यूएई के बारे में, पूछा है रियासती राज्य कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका अबू धाबी आ जाता है। इसमें 7 राज्य आते हैं। तो आपका अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उल कैन और फुजरा, फिर आपका आ जाता है और रास अल खैमा। ये जो 7 राज्य हैं आपका यूएई क्षेत्र में आते हैं, रियासती में। एग्जाम में क्वेश्चन बना था तो ये बन सकता है आगे भी। नेक्स्ट देखिएगा। और नेक्स्ट है आपका यही दिया है एक्सप्लेनेशन में, ये अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान और ये सब उल कैन, फुजरा, फिर रास उल खैमा, ये सब क्षेत्र जो है ये 7 संयुक्त अरब इमारात के राज्य हैं। जो पूछ सकता है, आप इस राज्य को ध्यान रखिएगा क्योंकि जब ये 69वीं बीपीएससी में बनना है तो ये आपका टीचर वाले भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा भूगर्भिक इतिहास एवं शैल तंत्र के बारे में देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिमरेखा है। तो आपका इस निम्नलिखित में से पूछा है तो इसमें से आपका जो है आल्प्स क्षेत्र जो हो जाएगा जिसकी न्यून हिमरेखा है। समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि पर्वतीय व ध्रुवीय क्षेत्र की वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम आवरण रहता है तथा बर्फ पूर्णतः कभी नहीं पिघलती। उच्च अक्षांशों पर हिम रेखा काफी नीचे होती है, वो नीचे होती है। आल्प्स क्षेत्र में हिम रेखा सामान्यतः जो है 2700 मीटर की ऊंचाई तक होती है, जबकि हिमालय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई जो है 4500 मीटर होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में हिम रेखा सर्वाधिक ऊंचाई पे पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आल्प्स क्षेत्र में हिमरेखा की समांतर ऊंचाई कितनी होती है, तो 2700 मीटर होती है। और हिमालय क्षेत्र में आपका 4500 मीटर होती है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि खनिज में निम्नलिखित में से किस चट्टान में स्तर जमा होते हैं। तो आपका ये डी हो जाएगा, क्योंकि अवसादी में, रूपांतरित और आग्नेय तीनों में जमा होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। तो आपका खनिज विभिन्न प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। कुछ खनिज आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं तो कुछ कायांतरित सेलों में, जबकि अन्य अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। बात करते हैं तो आग्नेय चट्टान में प्रमुख रूप से आपका लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीशियम और सोना आदि प्रमुख होते हैं। किसमें? आपका आग्नेय चट्टान में। अवसादी चट्टानों में आपका खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला भंडार आदि प्रमुख है। अवसादी मतलब जैसे आग्नेय चट्टान जो है आपका टूट टूट के परतदार जमता जाता है, तो उसमें जितने भी चीज होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो दबते जाते हैं। उसी की वजह से खनिज तेल, प्राकृतिक कोयला आदि के भंडार अवसादी में मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूपांतरित चट्टान के उदाहरण। आपका फाइलाइट, सिस्ट, नीस, क्वार्टजाइट, मार्बल, ये सब आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होती है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। इस सिद्धांत को जो है हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो इसे किसने दिया था। तो इसको देने वाले थे अल्फ्रेड ब्रेगनर ने दिया था। कब दिया था? तो 1912 ईस्वी में इन्होंने दिया था प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। भूपटल के टुकड़े में मेंटल गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रभावित होता है, इस सिद्धांत को हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं वो अवसादी सेल होते हैं। देखिए कैसे, मतलब क्या बता रहा है कि चट्टानों के चूर्ण होकर नीचे जमा हो जाने से ही अवसादी सेल का निर्माण होता है। इसकी रचना परत के रूप में होने के कारण इसे परतदार सेल कहते हैं। जैसे कि आपका जो है यह आग्नेय चट्टान जो है वो टूटता फूटता है अपक्षय अपरदन के कारण, तो यहाँ आके आप जमा होते जाता है, ऐसे ऐसे परत में जमा होते जाता है। तो इसमें जितने पेड़ पौधे जीव जंतु ये दबते जाते हैं, इसे परतदार सेल कहते हैं। इसे में जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं, यही बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पे जो है अवसादी सेलों का विस्तार है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्वत, पठार तथा मरुस्थल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन है कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान सतह कहलाती है। तो ये कहलाती है आपका फेल्सेनमीर कहलाती है, इसे मोस्टली याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टान को फेल्सेनमीर कहलाती है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो सहारा की बात करते हैं तो यह गर्म मरुस्थल है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। पॉइंट को याद रखिएगा। यह जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में फैला है। यह जो है 10 अलग अलग देशों से सीमा साझा करता है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8% भाग पे फैला है। इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो अफ्रीका का 31% भाग को कवर करता है। कितना? 31% भाग को कवर करता है ये अफ्रीका के। और अगर किलोमीटर में बात करते हैं तो 5150 किलोमीटर जो है वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में ये फैला हुआ मरुस्थल है, इसे भी ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है किलोमीटर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। यानी कि युवा वलित पर्वत नहीं, यानी कि प्राचीन है। तो प्राचीन में आपका एक तो अरावली आ जाती है, एक अपलेशियन आ जाती है। तो दोनों जो है आपका युवा वलित पर्वत नहीं है। इसमें एंडीज जो है वो युवा वलित पर्वत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। बोल रहा है कि एंडीज पर्वत को छोड़ के अरावली व अपलेशियन दोनों युवा वलित पर्वत नहीं है। ये प्राचीन वलित पर्वत यानी कि मोड़दार पर्वत हैं। यूराल पर्वत, अरावली पर्वत और अपलेशियन ये पुराने वलित पर्वत हैं। यूराल पर्वत को भी ध्यान रखिएगा। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, यानी कि जब प्लेट टेक्टोनिक होते हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं, तो ऊपर की तरफ जो मोड़ पड़ता है उसे हम मोड़दार या फिर वलित पर्वत कहते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आपको प्लेट टेक्टोनिक के बारे में यदि समझ नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे तो आपको समझ आने लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ज्वालामुखी एवं भूकंप के बारे में देख लेते हैं।
तो ज्वालामुखी भूकंप के पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और जैसे विनाशकारी हो जाती है, तो वो है आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक, यानी कि भ्रंश मूलक भूकंप जो है वो काफ़ी हानिकारक होती हैं। तो कैसे इसे समझ लेते हैं कि भ्रंश मूलक भूकंप एक गंभीर और विध्वंसकारी होते हैं। ये भूकंप प्लेट टेक्टोनिक सीमाओं पे आते हैं। इन भूकंपों के दौरान निकलने वाली ऊर्जा जो है अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती हैं और इससे व्यापक क्षति होती है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ज्वालामुखी की क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है, तो वो है आपका धुआं। एग्जाम में क्वेश्चन बना था तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हो गए थे कि क्या ही पूछ दिया। तो ज्वालामुखी जब निकलती है तो ज्वालामुखी निकलने के बाद उसका अंतिम जो होता है, अंतिम क्रिया जो होती है वो आपका धुआं। तो उसमें से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, तो वो उसकी अंतिम क्रिया है। ये पूछ रहा है कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम प्रतीक यानी कि दुआरे यानी कि वतीमुख कहते हैं। और गेसर की बात करते हैं तो गेसर इसमें एक गर्म जल का स्रोत है जो समय समय पर गर्म जल फुहारे के रूप में निकालता है। और ज्वालामुखी छिद्र के ऊपर स्थित जो है वो कीपाकार गर्त जो होता है ऐसे, उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं आपका क्रेटर बोलते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं टफ के बारे में। टफ किससे संबंधित है? ये भी एग्जाम में बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट किया था। तो इसे ज्वालामुखी राख कहते हैं। टफ किसी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो है बाहर निकलने वाली ज्वालामुखी राख के संपीड़न से गठित सेलों का एक प्रकार है। टफ जो है को कभी कभी टूफा भी कहा जाता है, खासकर तब जब इस एक निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि टूफा भी एक अलग प्रकार का सेल है। यदि किसी सेल में टफ का प्रतिशत 50% से अधिक होता है तो वो सेल जो है टफ में कहलाता है। इसे ध्यान रखिएगा। आपको इतना ध्यान रखना है कि टफ किसी ज्वालामुखी उद्गार के दौरान बाहर निकलने वाली राख से गठित सेल एक प्रकार है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भ्रंशकार होता है तो क्या होता है? तो ये आपका विवर्तनिक होता है, टेक्टोनिक। ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भ्रंशकार विवर्तनिक विस्थापन से बनते हैं। यह एक समतल और रेखीय क्षेत्र है जहाँ समतल के एक तरफ से की चट्टानें दूसरी तरफ की चट्टानों की ओर खिसक जाती है। आमतौर पर भूकंप से जुड़ी होती हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन के द्वारा किया जाता है? तो आपका सिस्मोग्राफ। इसे ध्यान रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है सिस्मोग्राफ से। देखते हैं भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाली हलचल का ग्राफ बनाया जाता है। जबकि बैरोमीटर की बात करते हैं का प्रयोग वायु दाब मापन के लिए और मैनोमीटर का प्रयोग जो है दाब के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायु दाब मापन के लिए और मैनोमीटर का प्रयोग जो है वो दाब के लिए किया जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि रिएक्टर स्केल किस मापक का पैमाना है? तो ये भी भूकंप का पैमाना। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहराई यानी कि गहनता नापने के हेतु लाया जाता है? तो आपका मर्केली पैमाना जो है वो भूकंप की गहनता की कितना गहरा में भूकंप आया था इसको मापा जाता है। देखते हैं इसको। मर्केली की बात करते हैं तो पैमाना भूकंप की तीव्रता नापने हेतु उपयोग किया जाता है। भूकंप की गहनता का मापन भूकंप की तीव्रता और उसके परिणाम से निकाला जाता है। बात करते हैं जहां तीव्रता भूकंप मापन की गुणात्मक इकाई वहीं परिणाम पर मात्रात्मक इकाई है। इसे ध्यान रखिएगा। क्या पूछ रहा है कि जहां तीव्रता भूकंप की मापन की गुणात्मक इकाई है वही परिणाम जो है मात्रात्मक इकाई है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बात करते हैं पी तरंगों के बारे में। तो पी तरंगे को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ये अनुप्रस्थ नहीं होती है, ये अनुदैर्ध्य होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि धरातल पर उद्गम की बात करते हैं। तो धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ से जैसे यहाँ के ऊपर के स्थान है तो यहाँ से भूकंप आता है तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं?
हम अधिकेंद्र बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। बिल्कुल सही है। जानवरों को कोई चीज़ पहले पता चल जाता है, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, तो क्या बोला है, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। यानी कि जब जानवर अलग अलग व्यवहार करने लगते हैं तो वहाँ के लोग आसपास रहते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कुछ ऐसा होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल का संगठन के बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडली अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। तो किससे प्राप्त करती है, तो ये करती है आपका दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। इसे ध्यान रखिएगा, कैसे प्राप्त करती है। तो देखिए, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है वो दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। पृथ्वी को जो सूर्य ताप प्राप्त होता है वो लघु तरंगों के रूप में होता है, परंतु तरंगे वायुमंडल को गर्म नहीं करती हैं। जब ये तरंगे पृथ्वी से टकराकर दीर्घ पार्थिव विकिरण के रूप में वापस वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उसे गर्म कर देती हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो यहाँ पे सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पे आता है वो लघु तरंग के रूप में आता है, तो इससे जो है वायुमंडल जो है वो गर्म नहीं होता है। जब ये वापस लौटता है, पृथ्वी से टकराता है और वापस लौटता है किस रूप में, तो दीर्घ पार्थिव रूप में वापस लौटता है, जिसके कारण जो है वायुमंडल गर्म हो जाती है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहत्तम उच्च स्रोत क्या है। तो हमें वायुमंडल में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण करने से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग हमें 70% जो है आपका ऑक्सीजन प्राप्त होता है, और पेड़ पौधे की बात करते हैं तो लगभग 30% ऑक्सीजन इनसे प्राप्त होता है। देखते हैं इसके बारे में। वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहत्तम उच्च स्रोत जो है समुद्री पौधा के प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होता है। इसके पश्चात जंगल के पौधों से प्राप्त होता है। समुद्री पौधे में जैसे फाइटोप्लैंक्टन, केल्प और शैवाल इत्यादि से ऑक्सीजन ये ज़्यादा पैदा करते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। बोल रहा है कि ओजोन के बारे में कुछ तथ्य है, उसके बारे में देख लीजिए। तो बोल रहा है ये उच्च तरंग दैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। बिल्कुल गलत, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। बात करते हैं तो ये वायुमंडल में अत्यधिक अस्थायी गैस है। नहीं, ये अस्थायी गैस नहीं है, परिवर्तनशील गैस है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये मध्य मंडल में पाई जाती है। नहीं, ये समताप मंडल में पाई जाती है। और बोलते हैं कि ये जो है आपका 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यही वो दिया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। तो ऑक्सीजन का जो है आपका 21% जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग जो है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और अन्य गैसों में आपका ऑर्गन जो है 0.93% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.03% तथा आपका नियॉन, हीलियम इत्यादि अन्य गैस भी पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है। तो आपका समताप मंडल में जो है वो हवाई जहाज उड़ाया जाता है। एक देखते हैं आपका वायुमंडल की परत, बोलता है कि वायुमंडल की परत समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ती है। यह वायुमंडल की दूसरी परत है और क्षोभ मंडल के ऊपर और मध्यमंडल के नीचे पाई जाती है। यानी कि क्षोभ मंडल और मध्यमंडल, जो क्षोभ मंडल के ऊपर और मध्यमंडल के नीचे, यानी कि ये बीच में पाई जाती है। ये शांत क्षेत्र है जिससे हवाई जहाज उड़ाना आसान हो जाता है। इसी क्षेत्र में जो है ओजोन परत पाई जाती है। क्षोभ मंडल में जितने भी आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, और समताप मंडल में कोई भी ऐसी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए ये जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। तो आपका मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है। देखते हैं कि वायुमंडल में कई गैसों का जो है सांद्रण्य पाया जाता है। यह सांद्रण्य भिन्न भिन्न ऊंचाई पे अलग अलग होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत में क्षोभ मंडल स्थित है। यहाँ पे आपकी मौसम संबंधी घटनाएं पाई जाती हैं, जैसा कि ऊपर बताया। इसका तापमान लगभग -58 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि समताप मंडल, क्षोभ मंडल
से ऊपर लगभग आपका 10 से 50 किलोमीटर तक फैली यहाँ का तापमान आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करते हैं तो आपका मध्य मंडल की ऊंचाई आपका 85 किलोमीटर तक फैली है। इस परत में सबसे कम तापमान पाया जाता है। यहाँ का तापमान आपका -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। सबसे कम तापमान आपका मध्य मंडल में पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका बाह्य वायुमंडल या आयनमंडल तथा बहिर्मंडल पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पहले जैसे देखिए इसमें है आपका क्वेश्चन समझाया है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की पर्वतों का सही क्रम है। तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाता है, तो आप सबसे पहले देख लीजिए। आपका सबसे पहले क्षोभ मंडल आ जाता है, फिर सप्ताह मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर बहिर्मंडल। जैसे आपका ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पे सबसे पहले आपका आ जाता है ये क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल आ जाता है आपका आयन मंडल जिसे ताप मंडल कहते हैं और इसे बहिर्मंडल कहते हैं। ऐसे तो आपका ये क्या पूछा है, पृथ्वी से शुरू होकर पूछा है वायुमंडल तक, तो ऐसे जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन आपका पूछ देता है पृथ्वी की तरफ, यानी कि वायुमंडल से पृथ्वी की तरफ भी पूछ देता है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि पूछ कहाँ से रहा है। तो ये पूछ रहा है पृथ्वी की सतह से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक मिनट, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है पृथ्वी के वायुमंडल का पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर क्रमशः क्षोभ मंडल, सबताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। कितना, लगभग ऊपर आपने देखा 78% पाई जाती है। इसके पश्चात घटते क्रम में आपका ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन जैसी गैस पाई जाती हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है वायुदाब, आर्द्रता एवं पवन संचार और चक्रवात के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। फोन के बारे में पूछ रहा है, तो फोन के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए फोन जो है एक ये गर्म स्थानीय हवा है। ए का मिलान आपका 4 के साथ होगा, यहाँ पे है। और गर्म स्थानीय हवा ये जो है फोन की बात करते हैं ना, तो ये स्विट्जरलैंड में जो आल्प्स पर्वत पे चलती है ये हवा। और इसके आने से जो है अंगूर पक जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके आने से अंगूर पक जाते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। चिनूक की बात करते हैं तो चिनूक जो है ये बर्फ खाने वाली हवा है, इसे हिमभक्षी हवा भी कहा जाता है। मिस्ट्रल की बात करते हैं तो ये एक ठंडी हवा है, स्थानीय हवा, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो आपका बी का 3 के साथ लगेगा, ठीक है। और मिस्ट्रल की बात करते हैं तो आपका ठंडी है, तो आपका सी का 2 के साथ लगेगा। और घाटी हवा की बात करते हैं तो ये दैनिक हवा है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका एक तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यही दिया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है। तो वो है आपका पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है और आपका उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में चलता है। देख लेते हैं इसका। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिम के भाग की ओर चलता है। उत्तर पश्चिम भाग के मतलब, एक मिनट, आपका ये जैसे आपका ये भारत वाला क्षेत्र हो गया, तो ये उत्तर पश्चिम यानी कि इधर वाले क्षेत्र में जो है पश्चिमी विक्षोभ चलता है, इसे ध्यान रखिएगा। एक देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करते हैं तो भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाली एक बहिरुष्ण उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में चिन्हित किया जाता है, जो निम्न दबाव वाला क्षेत्र है तथा उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट। जो उत्तर पश्चिम भारत में अचानक वर्षा, बर्फबारी एवं कोहरे के लिए जिम्मेदार है। यह विक्षोभ जो है अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व की ओर चलने वाली वेस्टर्ली जेट धाराओं के साथ यात्रा करती है। बात करते हैं तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति जो है उत्पत्ति स्थल पश्चिम एशिया के भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र से होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो पश्चिमी एशिया के भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र से होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शीतकाल में
उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाली पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो जैसा आपने देखा, पश्चिम एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जलवायु एवं घास के मैदान के बारे में देखते हैं। तो छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो आपका सवाना कहलाते हैं। देखते हैं इसके बारे में। बोल रहा है कि छितरे हुए वृक्षों वाले घास के मैदान सवाना कहलाते हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना कैसा घास का मैदान है? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना घास के मैदानों में बिखरे हुए माध्यम आकार के पेड़ों के साथ एक जटिल पारिस्थितिकीय तंत्र बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये किस प्रकार का घास है? तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सवाना जो है एक उष्णकटिबंधीय प्रकार का घास का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम यानी कि बायोम चैपरल रूप में जाना जाता है? तो आपका भूमध्य सागरीय झाड़ीय वन। ये एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा था तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया था कि कहाँ पे कहा जाता है। तो देखिएगा, इसे बोल रहा है कि भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को जीवोम चैपरल के रूप में जाना जाता है। किसको? भूमध्य सागरीय झाड़ी वन को। चैपरल पृथ्वी के प्रमुख बायोम में से एक है। इन क्षेत्रों में लंबी गर्म शत्रु ग्रीष्मकाल और हल्की बरसात वाली सर्दियां होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता का मतलब है कि चैपरल पौधों और जानवरों को एक बहुत ही विविध संग्रह का घर है। चैपरल शब्द का प्रयोग आमतौर पे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में किया जाता है। कहाँ पे? चैपरल शब्द का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में किया जाता है। दुनिया के सबसे बड़े चैपरल क्षेत्रों में से एक कैलिफोर्निया में है और इसमें तटीय और मध्य कैलिफोर्निया दोनों का अधिकांश भाग शामिल है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि मरुदभिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो मरुस्थलीय वन में। देखते हैं, मरुदभिद शुष्क वास स्थलों वनों अथवा मरुस्थलीय वनों में पाए जाने वाली वनस्पति है। ऐसे वास स्थलों में जल की अत्यधिक कमी पाई जाती है। इस प्रकार के पादप लंबी अवधि के शुष्क अनावृष्टि काल से जीवित रह सकते हैं। मरुभिद के तनों में कंटकों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका मतलब समझिए कि जैसे जहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र होते हैं उस वाले में ये मरुदभिद वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की मात्रा काफ़ी कम होती है। ये काफ़ी लंबी अवधि के बाद धीरे धीरे जो इनके तने होते हैं ना, वो कंटीली झाड़ियों के रूप में परिवर्तित हो जा रहे हैं। ये यही कहना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल को बनाता है तो क्या होता है? तो ये गली कटाव होता है। क्या होता है? गली कटाव। देखते हैं, जब बहता जल चिकनी मिट्टी को काटता है तो उस गहरे चैनल को गली कटाव या फिर अवनालिका अपरदन कहते हैं। जिन प्रदेश में इनकी संख्या अधिक होती है उसे उखात भूमि कहते हैं। बात करते हैं उखात भूमि वाला क्षेत्र, जैसे राजस्थान का चंबल वाला क्षेत्र हो जाता है, वो उखात भूमि के अंतर्गत आता है। बात करते हैं कि उखात भूमि, जो चंबल वाला क्षेत्र है वो उखात भूमि के अंतर्गत आता है। मृदा अपरदन के मुख्य चरण को देख लेते हैं। तो आपका बूंद अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन, धारा चैनल अपरदन, ये सब है जो अवनालिका अपरदन के कारण है। अब देखते हैं कि अवनालिका अपरदन गली कटाव को प्रभावित 4 क्षेत्र, जो अवनालिका गली कटाव से 4 प्रभावित क्षेत्र हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो आपका पंजाब शिवालिक क्षेत्र जो है आपका गली कटाव से संबंधित है। चंबल, यमुना, दोआब, जैसे दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच वाले क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। तो चंबल और यमुना नदी जो दोआब है उनके बीच वाला क्षेत्र को हम गली कटाव के अंतर्गत रखते हैं। छोटा नागपुर प्रदेश और राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र और गुजरात का खंबात का खाड़ी क्षेत्र, ये गली कटाव अपरदन के अंतर्गत आ जाते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा निच्छालन प्रक्रिया संबंधित है। तो निच्छालन प्रक्रिया आपका भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से, तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। देखते हैं, तो ये बोल रहा है कि ऊपरी सतह के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों में आने वाली क्रिया को निच्छालन कहते हैं। यानी कि जो ज़्यादा बारिश होता है तो जो मिट्टी होती है वो अंदर चली जाती है और उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो ऊपर चले आते हैं, उसे हम निच्छालन प्रक्रिया कहते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खनिज पदार्थ मिट्टी के निचले संस्तरण में चले जाते हैं, जो पौधे की जड़ों को प्राप्त नहीं हो पाते। इस तरीके से क्षेत्र को लेटराइट मृदा पाई जाती है। मतलब इस तरह के क्षेत्रों में जो है वो लेटराइट मृदा पाई जाती है, जो कि काजू, मसाला और चाय इत्यादि के लिए उपयुक्त है।
होती है लेटराइट मृदा, ये आपका केरल कर्नाटक वाले जो क्षेत्र में पाई जाती है वहाँ पे लेटराइट मिट्टी होती है। तो जहाँ ज़्यादा बारिश होता है वहाँ पे ऐसा निच्छालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, तो मिट्टी की प्रक्रिया का जो आपका निर्माण होता है वो अपक्षय द्वारा होता है, यानी कि वेदरिंग। मृदा का निर्माण अपक्षय प्रक्रिया द्वारा होता है। अपक्षय या अपरदन के कारकों का चट्टान में विघटन होता है। चट्टान के अपैच्छित पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेश हो जाता है, ध्यान रखिएगा।